हाल ही में हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में लगातार हिंसा और प्रदर्शन दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। पर क्या हम इसका रूट कॉज जानते हैं? आज बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यूनाइटेड किंगडम में इस सप्ताह की शुरुआत में हिंसा और दंगे हुए। 29 जुलाई को साउथपोर्ट शहर में चाकू से हमले किया गया, जिसमें 3 लड़कियों की हत्या कर दी गई। अब यूनाइटेड किंगडम यानी कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जिनको यूनाइटेड किंगडम में रखा जाता है। स्पेसिफिकली याद रखिएगा, मैंने बहुत बार ये बताया भी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड एक कंट्री है जिसका यहाँ पे कैपिटल लंदन है। वेल्स को, और अगर हम इस एरिया को स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है, आयरलैंड अलग कंट्री है जिसका कैपिटल डबलिन है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने बता दिया। तो एक हिंसा के दौरान 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी ने इसे 1 दशक से ज़्यादा समय में ब्रिटेन में देखी गई सबसे खराब अशांति बताई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 5 अगस्त को आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीति और गलत सूचना को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। उसमें बोला है कि मैं गारंटी देता हूं कि इस अव्यवस्था में भाग लेने पर आपको पछतावा होगा, चाहे सीधे तौर पर या ऑनलाइन एक अगर आप हिंसा भड़का रहे हैं तो उसमें भी होगा। अच्छा, क्या हमारे देश में ऐसा नहीं देखा गया है? बिल्कुल देखा गया है। पर हमारे देश में इस समय देखिए दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। और बिल्कुल एक व्यक्ति ने यहाँ पे एक चर्चा बोली थी, चर्चित रूप से बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का इन्वेजन, इज़राइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बांग्लादेश में जो स्थिति बन रही है, पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है, इसके अलावा पूरे विश्व में जो इतने व्यापक रूप से हिंसक रूप से आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर 3, ट्रंप का असैसिनेशन का कोशिश हुआ था, ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई थी, ये सारे हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं। ये डेफिनेट है। और आने वाले 10 सालों के भीतर ही आप एक वर्ल्ड वॉर, 10 साल क्या, मैं 5 साल भी बोलने के लिए तैयार हूँ, आप देखेंगे एक व्यापक रूप से वर्ल्ड वॉर जरूर होगी 2027 से 30 के बीच में। क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं जो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुई थी। यहाँ पे भी जब अशांति ज़्यादा फैलने लगी, जब देश एक दूसरे से लड़ने लगे, उसमें और लोग खिंचे आ रहे थे, चाहे वो गृह युद्ध हो और विश्व युद्ध हो। इस समय भारत सबसे स्थापित जगह पे है। और अगर भारत में इस प्रकार का कभी भी, अगर इस प्रकार की हिंसा कभी भी भड़कती है, बहुत व्यापक रूप से गृह युद्ध फैलेगा और जानों की और जान की, आजीविका की, जान माल का सबका खतरा है। ना आप सुरक्षित है, ना मैं सुरक्षित हूँ। इसीलिए हमको बहुत ही विवेक से, अपने स्वविवेक से काम लेना है। हमें समझना है कि हमारे जितने भी आसपास लोग रह रहे हैं सब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और साथ ही साथ उसी हिसाब से हमें आगे चलना है। क्योंकि नफरत से क्या होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, ऐसा पीएम ने कहा। यह संगठित हिंसक ठगी है और इसका हमारी सड़कों या ऑनलाइन पर इसका कोई स्थान नहीं है। हिंसा अब कम हो गई है, लेकिन अधिकारी सप्ताहांत में कोई और हिंसा ना भड़के, इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में कई शहरों में विरोध मार्च भी देखे गए, जहां लोगों ने हमारे बच्चों को नस्लवादियों से बचाएं, शरणार्थियों को स्वायत्ता है जैसे नारे लिखते हुए पोस्टर लगाए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथपोर्ट में ये इशू हुआ था, साउथपोर्ट इंग्लैंड में। साउथपोर्ट में 29 जुलाई को डांस क्लास के दौरान 3 लड़कियों की हत्या हुई और 10 अन्य को घायल होने से समुदाय और देश शोक में डूब गया है। 6 वर्षीय बेबे किंग और 7 वर्षीय एल्सी डॉट स्टैनकॉम की उसी दिन मौत हो गई, जबकि 9 वर्षीय एलिस डेसिल्वा अगुआई सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन की अगली सुबह अस्पताल में मौत हो गई। 8 अन्य बच्चों और 2 वयस्क भी घायल हुए हैं। हमले में 17 वर्षीय एक किशोर पर हत्या के प्रयास का आरोप किया गया है। यह वर्तमान में युवा हिरासत में लिया गया है और 25 अक्टूबर को एक याचिका और मुकदमे की तैयारी में इसकी सुनवाई भी हो रही है। हमले की खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। हाल ही में बचे हुए लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। साउथपोर्ट में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने आब्रजन विरोध किए, नस्लवाद के नारे भी लगाए। 50 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी घायल भी हुए और इसके लिए दक्षिणपंथी इस्लाम विरोधी समूह इंग्लिश डिफेंस लीग को जिम्मेदार ठहराता है। हिंसा अन्य शहरों में भी फैली उसके बाद, क्योंकि सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए जाने लगे कि संदिग्ध एक शरणार्थी है और कट्टरपंथी मुसलमान प्रवासी है। यह 2023 में एक छोटी नाव से ब्रिटेन पहुंचा था। हाल के वर्षों
देशों में घरेलू उथल पुथल और विकसित देशों में सख्त आव्रजन नीतियों के बीच में अल्बानिया, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों ने ऐसी नावें आ रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट, जिनमें अति दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन और विभाजनकारी सोशल मीडिया प्रभावकर एंड्रयू टेट भी शामिल थे, इन्होंने झूठे दावे किए और उसको बढ़ावा दिया। नाबालिगों की पहचान साझा न करने के कानून के बावजूद गलत सूचना के प्रसार के कारण न्यायाधीश ने आरोपी का नाम उजागर करने की अनुमति दे दी थी। हमले का आरोपी एक्सेल रुदाकुबाना 17 वर्षीय एक ब्रिटिश नागरिक है जो रवांडा के माता पिता की संतान है। इस जानकारी के उजागर होने के बाद भी दक्षिणपंथी समर्थकों ने मर्सीसाइड के एक मस्जिद पर हमला किया। साथ ही रॉटरडैम और टैमवर्थ में शरणार्थियों के रहने वाले होटलों पर भी हमला किया। मैनचेस्टर, लिवरपूल, हल और स्टोक जैसे प्रमुख शहरों में भी शरणार्थी समर्थकों और अप्रवासी समर्थक समूह ने और जवाबदेही में विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्थानों पर झड़प हुई। मतलब बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे ये बताया गया है कि इस न्यूज़ आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति था जिसको बोला जा रहा था कि पर्टिकुलरली ये एक ऐसा व्यक्ति है जो शरण लेने के लिए आया था और इस्लामिस्ट है, यहाँ पे इसकी वजह से पूरा उग्रवाद फैला हुआ है। ठीक है, ऐसी प्रतिक्रियाओं के कारण क्या है? देखो, किसी शरणार्थी या प्रवासी द्वारा हिंसक अपराध करने की संभावना के बारे में अतिवादी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियाएं कई परस्पर संबंधित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं। ब्रिटेन में अप्रवास विरोधी भावनाएं अभी नहीं आई हैं। हाल के वर्षों में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने लगातार अप्रवास पर सख्त रुख अपनाने की वकालत की है। मतलब वो अपनी कंट्री को बाकी कंट्रीज के रेफ्यूजी के लिए खोलना नहीं चाहते, वो उनका खुद का अंडरस्टैंडिंग है। प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या में साल दर साल आधार पर वृद्धि हुई है, खासकर कोविड-19 के बाद। वर्ष 2015 के आसपास सीरियाई गृह युद्ध छिड़ने और कई एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में संकट के कारण यूरोप में प्रवास की वृद्धि हुई है। इस वजह से अब वहाँ पे लोग अपने पुश फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो वो पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशो कल्चरल क्राइसिस से बचने के लिए यूरोप की तरफ कूच करते हैं नाव से। और यहाँ पे जब शरणार्थी शरण लेने पहुँचते हैं तो उनको ऐसे उग्रवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान ब्रिटेन में मौजूद आव्रजन विरोध भावनाएं और यूरोपीय संघ में आज से आने वाले प्रवासियों के प्रति तिरस्कार की भावना और भी बढ़ गई है। विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ने कहा था कि जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक कारकों ने ब्रेक्सिट में योगदान दिया, जो ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के बाहर निकलने के लिए जनमत संग्रह था। इसने वृद्ध और कम शिक्षित मतदाताओं के बीच में एक प्रतिक्रिया का संकेत दिया है, जो राष्ट्रीय पहचान और गौरव में निहित संप्रभुता की अपील के साथ प्रतिध्वनित हुए, क्योंकि उन्हें अपने ही देश में हाशिए पर महसूस किया। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और तत्कालीन गृह सचिव स्वेला ब्रेवरमैन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने अवैध प्रवासन कानून के लिए लड़ाई भी लड़ी थी, जो विवादास्पद रवांडा योजना का समर्थन करती थी। इससे छोटी नावों पर निर्भर शरणार्थियों को दंडित करने, उन्हें अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने और रवांडा भेजने की मांग भी की गई थी। अब ऐसी नीतियों के कारण यहाँ पे माना जा रहा है कि इस्लामोफोबिया बढ़ गया। मतलब ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग इस्लामिस्ट या मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय को आंकड़ों से पता चलता है कि घृणा अपराधों के लिए मुसलमान सबसे अधिक लक्षित धार्मिक समूह है। मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों का दस्तावेजीकरण करने वाली संस्था टेलमामा की एक रिपोर्ट ने 2012 से 22 के बीच में ऐसे अपराधों में 2 गुनी वृद्धि भी दर्ज की है। ब्रिटेन के बाहर से शरण लेने के लिए आवेदन करना संभव नहीं है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ शेख हसीना भी भारत से ब्रिटेन में असाइलम सीख कर रही थी, तो यहाँ पे जो असाइलम वो सीख कर रही थी ब्रिटेन में, उनको नहीं दिया जा रहा है। रीज़न है कि वो बाहर से आवेदन कर रही हैं। यूके में आने के बाद कोई व्यक्ति शरण मांग सकता है। ब्रिटेन सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक सुरक्षित और कानूनी रास्ता शरण का दावा करने के लिए उपयुक्त मार्ग नहीं है। शरण लेने वाले व्यक्ति को पहले से ही सुरक्षित देश में होना जरूरी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन भी इसके बारे में कुछ कहता है। 1951 का कन्वेंशन है। भारत ने ये कन्वेंशन हस्ताक्षर नहीं किया इस कन्वेंशन पर, याद रखिएगा। तो हम चाहे तो बांग्लादेश से रेफ्यूजी एक्सेप्ट करें ना करें, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दुनिया भर में शरणार्थी संरक्षण से संबंधित है। इसे वर्ष 1951 में अपनाया गया था और यह वर्ष 1954 में लागू हुआ। वर्ष 1967 में प्रोटोकॉल के रूप में इसमें एक संशोधन भी किया गया। 1951 के कन्वेंशन में केवल यूरोप के शरणार्थियों को शामिल किया गया था,
बट 1967 के प्रोटोकॉल में सभी देशों के शरणार्थियों को ले लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अधिनियम 1951 ये संघ की एक बहुपक्षीय संधि है जो शरणार्थी शब्द को परिभाषित करती है। शरण प्राप्तकर्ता व्यक्तियों को इनके अधिकार भी बताती है तथा शरण देने वाले राष्ट्र की क्या जिम्मेदारी है इनकी तरफ उसको भी उल्लिखित करती है। इस संधि में यह भी निर्धारित किया गया है कि कौन से लोग शरणार्थी कहलाने के पात्र होंगे। उदाहरण के रूप में युद्ध अपराधियों को शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा गया है, यानी कि जो युद्ध के दौरान कैप्चर किए जाते हैं उनको शरणार्थी में नहीं रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करता है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंधता या राजनीतिक गतिरोध के कारण उत्पीड़न का शिकार हुए हैं तथा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं। यह कन्वेंशन वर्ष 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण पाए व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने को भी प्रावधानित करता है। चलो निम्न कथनों पर विचार करो। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन 1951 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो दुनिया भर में शरणार्थी संरक्षण से संबंधित है। वर्ष 1951 के कन्वेंशन में केवल यूरोप के शरणार्थी को शामिल किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।